साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में पिछड़े और दलित वर्ग के मंत्रियों या मुखौटों की संख्या बढ़ा करके मोदी सरकार ने विभिन्न जातिगत संगठनों को काम पर लगा दिया था कि अपनी अपनी जाति के नेताओं की लिस्ट बनाओ, जाति के ग्रुपों में सर्कुलेट करो और सरकार का महिमा मंडन करो। पिछड़े वर्ग की तमाम सारे जातिगत संगठन इसी में उलझे हुए थे। उसी बीच में खबर आती है कि नीट में ओबीसी के आरक्षण के लिए ऑल इंडिया कोटे में जो लड़ाई चल रही थी, स्पष्ट कर दिया केंद्र सरकार ने कि हम बिना ओबीसी को आरक्षण दिए इस बार नीट की परीक्षा कराएंगे। हालांकि धर्म की चाशनी में डूबे पिछड़े वर्ग के लिए नीट में आरक्षण न मिलने से ज्यादा बड़ी खबर यह थी कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से इस बार वो कावड़ नहीं ढो पाएंगे। बहरहाल एक और इस पिछड़े वर्ग को झटका देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो खुद ओबीसी की यादव बिरादरी से आते हैं, उन्होंने संसद में बड़े शान के साथ बताया कि इस बार हमारी सरकार ओबीसी की अलग से गिनती नहीं करवाएगी। मतलब 1931 के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को एक आस बंधी थी कि कागज में ही सही पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री अगर कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उसके राज्य में कम से कम पिछड़ों की गिनती तो करवा ली जाएगी। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे ही नहीं। हालांकि नेशनल जनमत को इस बात का पहले से ही अंदेशा था, इसलिए हम बार बार पिछड़े वर्ग के नेताओं को झकझोरने की कोशिश कर रहे थे कि महज दुकान चलाने के लिए नहीं, बल्कि ओबीसी को वास्तविकता में उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाया जाए। मगर अफसोस, उत्तर भारतीय किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता ने इस मांग को लेकर के उस तरीके से संघर्ष नहीं किया जैसा करना चाहिए था। महज रस्म अदायगी की, ताकि मेरे जैसे लोग सवाल उठाएं तो उनको एक कटिंग या वीडियो भेज दिया जाए कि देखो हमारे नेता ने सवाल उठाया था। इसलिए सोए हुए हाथी यानी कि बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग को जगाने के लिए नेशनल जनमत की मासिक पत्रिका मिशन जनमत के जुलाई माह के अंक में, जो बगल में आप देख रहे हैं, जातिवार जनगणना को प्रमुख मुद्दा बनाया गया था। उस कवर स्टोरी को लिखा है दिलीप मंडल साहब ने। आप भी इस पत्रिका को मंगा करके इसलिए पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता चले कि सरकारें बदलती रहीं लेकिन ओबीसी वर्ग के साथ छलावा करती रहीं। इसमें किसी और का दोष नहीं है। इस सोए हुए हाथी पिछड़े वर्ग का जितना दोष है उतना ही इसके नकारा नेताओं का भी दोष है। इसलिए देखिए, एससी एसटी इस देश में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित वर्ग है। मतलब सबसे ज्यादा उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, गांवों में गलत व्यवहार किया जाता है। लेकिन हक और अधिकारों पर जितना डाका ओबीसी वर्ग के डाला जाता है उतना एससी वर्ग के नहीं डाल पाया जाता है। इसलिए क्योंकि एससी वर्ग काफी हद तक, सभी को मैं नहीं कहूंगा कि सभी पाखंड विरोधी हो गए, सभी धार्मिक पाखंड से बाहर आ गए, लेकिन काफी हद तक उस वर्ग के लोग अपने अधिकारों को पहचान गए हैं, मिशन को समझने लगे हैं। लेकिन ओबीसी आज भी बात तो वर्ग की करेगा, लेकिन उसका सारा सामाजिक न्याय, उसका पूरा ज्ञान, बौद्धिकता जाकर के अपने जाति के नेताओं के चरणों पर जाकर के टिक जाती है। तमाम सारे तथाकथित बुद्धिजीवी जो सुबह से शाम तक सामाजिक न्याय का, वर्ग की चेतना का राग अलापते हैं, उन्हीं लोगों के सामने जब उनकी जाति के नेता की कोई टिप्पणी कर दे तो वो अपनी जाति के नेता के अघोषित प्रवक्ता बन जाते हैं। पिछड़े वर्ग की गणना न हो पाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो तथाकथित जागरूक है, वो इस वीडियो में भी ये तलाशने की कोशिश कर रहा होगा कि नीरज पटेल अपने सजाती यानी कि नीतीश कुमार, भूपेश बघेल, अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेताओं पर सवाल उठा रहा है या नहीं। वहीं इन तमाम सारे नेताओं के चम्मच कुर्मी जाति के लोग इस वीडियो को इस नज़र से देख रहे होंगे कि हम इस वीडियो के बाद में इस सवाल उठा सकें कि अखिलेश यादव पर, भूपेंद्र यादव पर, तेजस्वी यादव पर, नित्यानंद राय जैसे यादव बिरादरी के नेताओं पर सवाल उठाए गए या नहीं उठाए गए।
वहीं ये दोनों जाति के लोग मिलकर के देख रहे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के तमाम सारे बुद्धिजीवी, उनको मैं तथाकथित इसलिए कहता हूं क्योंकि वो अपने अपने जाति के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की जुगत में लगे हुए हैं और एन केन प्रकारेण अपनी जाति के नेता को डिफेंड करके इस तरह के मामलों में दूसरी जाति के नेता पर सवाल उठाना चाहते हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग में वर्गीय चेतना नहीं आ पा रही है। इसलिए SC ST वर्ग के पास आपसे कम संसाधन होने के बावजूद, आपसे ज्यादा लुटा-पिटा होने के बावजूद, आपसे ज्यादा उत्पीड़ित होने के बावजूद उनके अधिकारों पर डाका डालने की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन पिछड़े वर्ग के ही एक मंत्री से संसद में कहलवाया जाता है कि अब हम पिछड़े वर्ग की गणना नहीं करवाएंगे। सत्ता में शामिल और सत्ता से बाहर तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं के नकारेपन का ही आलम है कि जब किसी प्रदेश की राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के हक, अधिकार या आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर के कोर्ट में जाती है तो कोर्ट स्पष्ट तौर पर कह देती है कि हमारे पास न ओबीसी की संख्या है, न उसके पिछड़ापन का कोई आधार है, न प्रतिनिधित्व के कोई आंकड़े हैं, इसलिए हम आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ा सकते। इंदिरा साहनी केस का वो हवाला दे देते हैं। हालांकि सरकार में बैठे हुए पिछड़े वर्ग के तमाम सारे नेताओं के होने के बावजूद सरकार सवर्णों को 10% आरक्षण दे देती है। उससे न कोर्ट को दिक्कत होती है, न सरकारों को आरक्षण का आंकड़ा 50 से बढ़ाकर 60 करने में कोई दिक्कत होती है। किसी एक सरकार ने नहीं, 1931 के बाद भारत में जातिवार जनगणना हुई ही नहीं। मतलब ओबीसी को यह पता ही नहीं चल पाया एक्चुअल तौर पर कि उसकी संख्या कितनी है। विभिन्न सरकारों ने समय समय पर ओबीसी को छला है। 2001 में लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने जातिवार जनगणना न कराने के पीछे तमाम तर्क दिए। उनमें से एक तर्क ये भी था कि भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ में ये होगा और अगर हम जाति की गणना करवाएंगे इससे जातिवाद बढ़ेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि विभिन्न सरकारों से कि हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना में जब आप धर्म के आंकड़े जुटाते हैं, लोगों से उनका धर्म पूछा जाता है, तब धर्मनिरपेक्ष भावना को संविधान के नुकसान नहीं पहुंचता है। जब आप धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, फॉर्म में जाति भरवाते हैं, इंटरव्यू में जाति के हिसाब से भेदभाव करते हैं, नौकरियों में, आरक्षण में, हिस्सेदारी में भेदभाव करते हैं, तब संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं होती है। लेकिन ओबीसी को उनकी संख्या बताने के लिए जरूर आपको तकलीफ हो जाती है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मनमोहन सिंह सरकार के समय में 2011 में पूरा माहौल बन चुका था और यह हो गया था कि इस बार जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। देश के लोगों को पता चल जाएगा कि किसके संसाधन पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। 2011 में एक गणना कराई गई, कहा गया कि इसमें जातिवार आंकड़े जुटाए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस सरकार जब तक रही 14 तक उसने डिस्क्लोज आंकड़े किए ही नहीं। इसके बाद सरकार आती है तथाकथित पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उनकी सरकार में भी बार बार कहा जाता रहा कि जातिवार जनसंख्या जो कराई गई है उसके आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे। उस समय राजनाथ सिंह हुआ करते थे गृह मंत्री, तब भी सार्वजनिक नहीं किए गए आंकड़े। गृह मंत्री हो गए अमित शाह, वो भी चुनाव के नजदीक बार बार कहते रहे कि हम सार्वजनिक करेंगे। अब इसी सरकार के राज्य में 2021 की जनगणना जो होने जा रही है उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं जोड़ा गया था। तमाम डिमांड रखने के बाद भी पूरे घमंड के साथ सरकार ने सदन में बता दिया है कि नहीं जोड़ेंगे। मतलब विभिन्न सरकारों ने ओबीसी को छला है। सवाल यह है कि ओबीसी की जनगणना कराना या जातिवार जनगणना होना जरूरी क्यों है। वजह उसकी यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में आज भी ओबीसी को महज 14% आरक्षण मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब उस आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 27% कर देते हैं तो कोर्ट ये कहते हुए रोक लगा देती है कि ओबीसी के हमारे पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और आरक्षण का दायरा हम एक निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते।
इसके अलावा केंद्र सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना या कहें कि ओबीसी के लिए साजिश, जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया। कहा गया कि हम देखना चाहते हैं कि ओबीसी की विभिन्न जातियों में आरक्षण का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से हुआ है कि नहीं। इस आयोग को 11 बार विस्तार दिया गया है, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट ना सार्वजनिक की जा रही है, ना ही सरकार ये बता रही है कि किस तरीके से बंटवारा करेगी। ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव बीत जाने के बाद इस जिन्न को बोतल से बाहर निकालेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार की मंशा अगर वास्तव में ओबीसी को न्याय देने की है, जैसा वो दिखावा कर रही है कि ओबीसी को हम 2-3 हिस्सों में वर्गीकृत करेंगे, तो बिना ओबीसी की जनगणना कराए, बिना ओबीसी वर्ग को ये बताए कि तुम्हारी संख्या कितनी है, आयोग की रिपोर्ट को कैसे विश्वसनीय मान लिया जाएगा? आप बंटवारा करोगे किस आधार पर? मैंने साजिश शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत केंद्र में भी ये सुगबुगाहट हो गई कि ओबीसी में कुछ जातियां अलग अलग प्रदेशों में जहां जहां जो जातियां लड़ने में सक्षम हैं, इनके जातिवाद से उन जातियों को अन्य जातियों के खिलाफ ये बता दिया गया कि इन जातियों ने आपके हक और अधिकारों पर डाका डाला है। लेकिन साजिश देखिए, जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते, जैसे मान लीजिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में कह दिया कि कुर्मी, यादव, मौर्य अन्य जातियों का हिस्सा खा गए, तो नाई, दर्जी और प्रजापति समाज के लोगों को लगेगा कि बिल्कुल ठीक बात तो कह रही है सरकार। लेकिन अगर जातिवार जनगणना करा ली जाए और ये बता दिया जाए कि यादव की संख्या ज़्यादा भी तो है, कुर्मी तादाद में ज़्यादा भी तो हैं, मौर्य तादाद में ज़्यादा हैं, तो नाई समाज के लोगों को, प्रजापति समाज के लोगों को शायद नहीं लगेगा कि हमारा भाई ही हमारा हिस्सा ज़्यादा खा रहा है। वो जाति की संख्या ना बता करके, केवल अधिकारियों की संख्या बता करके ओबीसी को ओबीसी के खिलाफ इसलिए भड़का रहे हैं ताकि ओबीसी की जो लड़ने वाली जातियां हैं, संघर्ष करने वाली जातियां हैं, उनको अन्य जातियों से अलग थलग कर दिया जाए। तीसरा, ओबीसी में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों की जातियां जाट आरक्षण, गुर्जर आरक्षण, पाटीदार आरक्षण, कापू आरक्षण, मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर चुकी हैं। इसलिए भी ओबीसी की वास्तविक स्थिति लोगों के सामने आनी चाहिए थी। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट का अड़ंगा। जब भी ओबीसी कोई अधिकार मांगने कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये कह के अड़ंगा लगा देती है कि आपकी जनसंख्या का आंकड़ा ही हमारे पास नहीं है। लेकिन देखिए हैरत की बात, कोर्ट कभी केंद्र सरकार से ये नहीं कहती है कि इस बार की जनगणना में शामिल करिए कि ओबीसी को उसकी वास्तविक संख्या बताई जाए। अब सवाल यह है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का झुंझुना और अब मंत्रिमंडल विस्तार में 27 पिछड़े वंचित वर्ग के मंत्री देने का झुंझुना तो थमाया गया, तो ये सब लोग मिलकर के कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी अनुशंसा में कहा था कि जातिवार जनगणना कराना जरूरी है। तमाम सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं पर जब आप सवाल उठाते हैं तो देखिए, कटिंग में आपको दिखा रहा हूं पेपर की, एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों ने उठाया सामाजिक न्याय का मुद्दा। जब मैं उन लोगों को मुखौटा कहता हूं तो हिमांशु मिश्र द्वारा लिखी गई इस छोटी सी कटिंग को शेयर करते हुए बताते हैं कि देखिए, अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री के सामने नीट का और पिछड़े वर्ग का मुद्दा उठाया था। माफ़ करिएगा, मैं गांव देहात में रहने वाला या ट्रांसफर पोस्टिंग की जुगत भिड़ाने वाला कोई जातिवादी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं हूं। मैं इन्हीं तमाम सारी चीज़ों पर मंथन करता हूं, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से करवाई जाती हैं। इसलिए क्योंकि अगर इन लोगों से इतना भी नहीं बुलवाया जाएगा तो ये अपने अपने समाज के वोटों की दलाली करके उन तक वोट पहुंचाएंगे कैसे? इनकी प्रासंगिकता ही इन पार्टियों में ये है कि अपने अपने जाति के लोगों के सामने कभी संसद में कुछ बोल दो, कभी अन्य जगह पर कुछ बोल दो, कभी किसी प्रोग्राम में कुछ बोल दो, कुछ डिमांड उठा दो, ताकि आपकी दुकानदारी सेट बनी रहे और आपका वोटर आपसे छिटक करके दूसरे पाले में जाने की बजाय ये सोच करके बैठा रहे कि अब शायद कुछ ठीक होगा, बागों में बहार होगी और कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार में शामिल भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी जैसे तमाम सारे नेताओं की
जितनी मूक बधिर रहने पर गलती है, उससे कहीं ज्यादा गलती विपक्ष के नेताओं की भी है। विपक्ष में रह करके आप माहौल बना सकते हैं, हल्ला मचा सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। अभी इसी वीडियो के बाद तमाम सारे लोग मुझे बताएंगे कि देखिए अखिलेश यादव जी ने तब संसद में बोला था, तभी उनकी ये कटिंग है, उनके नेता ये बोल रहे हैं। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, उत्तर भारत का कोई भी पिछड़े वर्ग का नेता क्या जातिवार जनगणना को वास्तव में मुद्दा बना पाया? क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को यह समझा पाया कि आप लोगों के हक और अधिकारों के लिए जातिवार जनगणना कितना बड़ा मुद्दा है? यह मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि महज जातिवार जनगणना कराने से ओबीसी की जनगणना नहीं होगी, जातिवार जनगणना होगी। मतलब देश के लोगों को यह भी पता चलेगा कि सवर्णों में किसका हिस्सा कौन खा रहा है। देश के ज्यादातर संसाधनों पर मुट्ठी भर संख्या वाले लोग किस तरीके से कब्जा जमाए बैठे हैं। ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, मीडिया में या देश के अन्य संसाधनों पर, ठेकेदारी से लेकर के तमाम सारे निजी और सरकारी क्षेत्रों पर किसका कब्जा है, सरकार ये नहीं बताना चाहती है। इसलिए आपके जाति के मुखौटों को सामने दिखा करके आपके हक, हिस्सेदारी पर डाका डाला जा रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अब उनकी डिमांड बदलनी चाहिए। अपने नकारे नेताओं को मंत्री बनाने की डिमांड, महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां देने की डिमांड, किसी बिल्डिंग का नाम रख देने की डिमांड, मूर्ति लगाने की डिमांड, ये सरकार सब कुछ स्वीकार कर लेगी। हो सकता है आगे आने वाले समय में बाबा साहब की फोटो को भी नोट पर छाप दे, लेकिन हक, अधिकार, मान सम्मान, नौकरी, हिस्सेदारी मांगेंगे, नहीं मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मास्क लगाए हुए तस्वीर उत्तर भारत के तथाकथित राजनीतिक पुरोधाओं के मुंह पर जोरदार तमाचा है। एमके स्टालिन नीट के मुद्दे पर सीधे सीधे बढ़े हुए हैं। क्या महज तमिलनाडु के ओबीसी छात्रों का इससे नुकसान हो रहा है? उत्तर भारत के यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के छात्रों का नुकसान नहीं हो रहा है? लेकिन नहीं, ये डिमांड उत्तर भारतीय नेताओं के पास है ही नहीं, इसलिए क्योंकि जनता इस तरह की डिमांड लेकर के उनके पास पहुंचती ही नहीं है। दूसरा एक और हैरत की बात देखिए, महाराष्ट्र और उड़ीसा ये दो राज्य ऐसे हैं जहां दोनों ही जगह ओबीसी या एससी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों से केंद्र सरकार को कहा गया था कि ओबीसी जनगणना कराना जरूरी है क्योंकि हमें सरकारी योजनाओं के लिए उनके आंकड़े की जरूरत है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।